मैं दीपक कुमार जी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फ्री विजडम में। आज हम लोग बात करने वाले एक चैप्टर का जो वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 का है। ये एक पोयम है। पोयम का नाम है सोनेट 18 शैल आई कंपेयर थी टू अ समर डे विच इज कंपोज्ड बाय ग्रेट लेजेंडरी विलियम शेक्सपियर। अब शेक्सपियर की क्या है, शेक्सपियर इज द नेम इन इटसेल्फ। शेक्सपियर के बारे में किसी को ब्रीफिंग नहीं चाहिए। मूर्ख से मूर्ख है, पढ़ा लिखा आदमी। वी ऑल नो अबाउट द शेक्सपियर, व्हाट द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ही हैड डन इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये बहुत ही खूबसूरत रचना है उनके द्वारा। एंड आई वुड लाइक टू मेक अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द पोयम। दिस इज अ सोनेट, एक सोनेट है। एंड सोनेट का 14 लाइन के जो पोयम्स होते हैं उनको कहते हैं सोनेट। सोनेट के टू पार्ट्स होते हैं, एक ऑक्टेव, दूसरा नंबर सेट। फर्स्ट 8 लाइन्स को कहते हैं और ऑक्टेव, बाकी जो 6 लाइन बचते हैं उसको कहते हैं सेट्स। इन दोनों को मिला के सोनेट बनता है। ऑक्टेव एक चीज पर्टिकुलर सेट्स ऑफ इन्फो के बारे में बात कर रहा है। सेट क्या होता है, पर्टिकुलर इन्फो के बारे में बात करता है। दोनों चीज लगभग अलग होते हैं। मोरलेस पूरा पोयम को ही कंक्लूड करते हैं, पोयम से ही रिलेट रखते हैं। ठीक है, मैं पोयम को चालू करता हूँ और पोयम को आपको नरेट करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए ये पोएट क्या करना चाहता है इस पोयम में। देखो, इस पोयम को मैं कुछ बैकड्रॉप आपको बताना चाहता हूँ। इस पोयम में शेक्सपियर जो है अपने फ्रेंड के बारे में बताता है कि उसका फ्रेंड बहुत खूबसूरत, उसका फ्रेंड बहुत अच्छा, उसका फ्रेंड बहुत अमर है, कभी खत्म नहीं होगा। और वो अपने फ्रेंड्स का तुलना बहुत अलग अलग चीजों से करता है। सिंपली ही वांट टू से दैट माय फ्रेंड इज अ ग्रेट, ही इज अ लेजेंड in his own way. He have an eternity. He is not going to dead at any point of time. He having immortality of power. And the poet William Shakespeare compared his friend beauty on a different subject on different point of time. And how he make the such kind of comparison, how he makes such kind of contrast in his poem. It is all thing had been mentioned in this particular poem, which name is Sonnet 18 Shall I compare thee to a summer day. कुछ जगह पर एग्जाम में आप देखिएगा सोनेट 18 इसको बोलता है, और कुछ जगह पे कहा जाता है शैल आई कंपेयर थी टू समर डे। अगर आपसे पूछा जाता है सोनेट 18 मतलब शैल आई कंपेयर थी टू समर डे, शैल आई कंपेयर थी टू समर डे इक्वल टू सोनेट 18, या सोनेट 18 शैल आई कंपेयर थी टू समर डे मतलब इसी पोएम्स के बारे में बात किया जा रहा है। इसका 3 नाम है, एक नाम सोनेट 18, दूसरा नाम है शैल आई कंपेयर थी टू समर डे, तीसरा नाम है सोनेट 18 शैल आई कंपेयर थी टू समझ दे। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे पहला लाइन, शैल आई कंपेयर थी टू अ समर डे। पोएट के मन में एक विचार आता है। यह विचार है कि क्या वो अपने फ्रेंड का तुलना एक गर्मी के दिन से करे या ना करे, क्योंकि चूंकि क्वेश्चन उठा है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क उसने यूज किया है। पोएट के मन में एक इंक्वायरी आता है, एक क्वेश्चन उठता है कि क्या मैं अपने दोस्त का तुलना एक गर्मी के दिन से करूं या ना करूं। बढ़िया बात है। पहला लाइन का मीनिंग। सेकेंड लाइन कहता है तो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। बोलता है कि मेरा जो दोस्त है ना बहुत ही लवली है, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही मनमोहक है। एक अच्छा आगे में हो गया ये थॉट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो मतलब नेचर है वो एक नियंत्रित है, वो कंट्रोल। उसका नेचर ऐसा नहीं कि बहुत ही गुस्सा या बहुत ही कूल तरह का। उसके फ्रेंड का नेचर काफी हद तक कूल एंड कंपोज है। पहला लाइन में कभी दिमाग में क्वेश्चन उठता है, क्या अपने दोस्त का तुलना एक गर्मी के दिन से करूं। क्वेश्चन है, एक थॉट है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का यूज किया। नेक्स्ट लाइन है कहता है उसका, नेक्स्ट लाइन में बोलता है तो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। मेरा जो दोस्त है बहुत ही लवली है, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही प्यारा है, और साथ में मोर टेम्परेट। उसका जो टेम्परेचर का, उसका जो टेम्परेचर करने का उसका जो नेचर है, ज़्यादा गुस्सेल नहीं है, ज़्यादा ठंडा है या ज़्यादा गर्म है, मतलब ठीक ठाक है। थर्ड लाइन बोलता है रफ वाइन डू सिक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई। मतलब गर्मी के दिन में तेज हवाएं चलती है। तेज हवा चलने का कारण क्या होता है, तेज हवा गर्मियों के दिन में जो कच्ची कलियां होता है उनको तोड़ फोड़ के उनको डैमेज कर देता है, उनको नष्ट करता है, उनको बर्बाद कर देता है। ये आपका तीसरे लाइन का अर्थ हुआ। चौथा लाइन है एंड समर लीव्स हैड ऑल टू शॉर्ट अ डेट। चौथा लाइन का डेट करके कभी कहता है कि गर्मी का जो दिन होता है उसकी जो अवधि होती है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मान लीजिए
जनवरी फरवरी में ठंडा रहता है, मार्च तक मोटा मोटी, अप्रैल से लेकर जून तक आपका पड़ गया गर्मी, जुलाई टू फिर ये सितंबर अक्टूबर बारिश, उसके बाद बसंत, फिर ठंडी। तो मतलब कहने का अर्थ है जो गर्मी का जो एक मौसम है, गर्मी का जो एक सीजन है, एक कुछ दिन के लिए, एक कुछ पीरियड ऑफ टाइम के, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। ये आपका 4 लाइन का अर्थ हुआ, ठीक है। पहला लाइन में मैं कभी बताता है क्या अपने दोस्त का तुलना गर्मी के दिन से करूं, ये आपके पहले लाइन का अर्थ है। सेकेंड लाइन का अर्थ है थो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। जब वो तुलना होगा तो तुलना में मतलब डोंट सी में बताएगा कि इसका ये मेरा दोस्त का ये अच्छाई है, ये गर्मी दिन का ये बुराई है, इसका ये अच्छा है, ये बुराई है, ये अच्छा है, ये बुराई है, उस तरह का वो कंट्रास्ट होगा। कभी करता है आपका सेकेंड लाइन में तो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, कभी करता है कि मेरा दोस्त जो है बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही मोहक है, बहुत ही प्यारा है, साथ में ही मोर टेम्परेट, उसको कोई टेम्परामेंट का इशू नहीं है, ना वो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा वो ठंडा है, वो ठीक ठाक टेम्परेट वाला है। मतलब उसका जो नेचर है काफ़ी सॉफ्टली, काफ़ी कूल, काफ़ी बेटर, काफ़ी नियंत्रण में है, बहुत कंट्रोल में है वो। थर्ड लाइन का अर्थ होता है रफ वाइंड डू सेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई। गर्मी के दिन में तेज हवा चलती है, तेज हवा चलने का कच्ची कलियाँ को काफ़ी नुकसान पहुंचाती, क्योंकि तेज हवा से कच्ची कलियाँ जो है मतलब टूट जाती है, ये आगे इनका ग्रो नहीं हो पाता, ये एक पेड़ के रूप में या इनमें जो विकास रूपी जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। चौथा लाइन का अर्थ है एंड समर लीव हैड ऑल टू शॉर्टर इट। मतलब गर्मी का दिन का जो है एक टेन्योर है, पीरियड ऑफ टाइम है, छोटा होता है, एक समय के बाद गर्मी का दिन खत्म हो जाता है। मतलब इस 4 लाइन में अगर आप देखेंगे तो कवि ने कहीं ना कहीं अपने दोस्त का तुलना गर्मी के दिनों से या गर्मी समर के टाइम से किया। एक जगह पे वो समर में क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों के बारे में, समर में तेज हवा का चलता है उसके बारे में बताया, समर में किस तरह कच्ची कलियाँ डैमेज होती उस तरीके से बताया। तो उसने कंपेरिजन बताया और स्टार्टिंग के 2 लाइन में उसने ये बताया कि मेरा दोस्त जो है वो काफ़ी लवली है, काफ़ी मॉडरेट है, काफ़ी प्यारा है। कवि ने स्टार्टिंग का 4 लाइन में अपने फ्रेंड का तुलना समर डे से किया। कुछ जगह पर समर के फीचर्स बताया और कुछ जगह पर अपने फ्रेंड्स का फीचर बताया। फ्रेंड्स का फीचर, फ्रेंड उसका बहुत ही लवली है, बहुत ही मॉडरेट है, बहुत ही आकर्षक है। एक जगह गर्मी का जो टेन्योर है बहुत कम पीरियड के लिए है और समर गर्मी के दिन में तेज हवा चलता है, तेज हवा चलने के कारण कच्ची कलियाँ काफ़ी डैमेज होता है। ये आपका मुख्य रूप से 4 लाइन का मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 लाइन की तरफ। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन। आईज ऑफ हेवन करने का अर्थ है सन। आगे बात हो रहा है बोलता है कि कभी कभार गर्मी के दिन में क्या होता है, सूरज जो है काफ़ी तेज़ी से मतलब चमकते हैं। सूरज कभी बहुत तेज रोशनी से चमकता है। तेज रोशनी के कारण क्या होता है, सूरज की गर्मी काफ़ी भयभीत होती है और हम लोगों को या इंसान को या जो भी लिविंग बींग्स उनको काफ़ी परेशानी होता है। गर्मी के दिन में कभी सूरज का तापमान 40, 44, 45, 46 होता है। उस समय क्या होता है, सूरज की रोशनी जो होती है, हम हो आप हो सभी बहुत व्याकुल होते हैं और हमें काफ़ी परेशानी को झेलना पड़ता है उस रोशनी से, उस गर्मी से। वो आपके 5वें लाइन का अर्थ है समटाइम्स टू हॉट द आईज ऑफ हेवन। आईज ऑफ हेवन का अर्थ हुआ सन एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड। गोल्ड कम्प्लेक्शन का अर्थ होता है सनलाइट, डिम्ड का अर्थ है धुंधला या छिपना। और कभी कभार क्या होता है, ये जो सूर्य भगवान है कभी बादलों में छिप जाते हैं। बादलों में छिपने का क्या होता है, इनकी रोशनी धीरे धीरे आती है, इनकी रोशनी का गिरावट कम हो जाता है। मतलब अगर मैं बात करूँ 5वां लाइन और 6वां लाइन का, 5वां लाइन में पोएट लेजेंडरी शेक्सपियर में ये बताना चाहते हैं कभी कभार गर्मी के दिन में सूरज जोरों से निकलता है, इनकी रोशनी से, इनकी चमक से चारों तरफ काफ़ी गर्मी का माहौल हो जाता है, लोगों को काफ़ी गर्म का फील होता है। ये आपका 5वां लाइन। 6वां लाइन का अर्थ करता है कभी बताते हैं कभी कभार क्या होता है, सूरज जी बादलों के बीच में छिप जाते हैं। बादलों में छिपने का इनका प्रकाश धरती पर धीरे धीरे आता है। एक तरफ सूरज के अत्यधिक गर्मी के रूप में बताया गया, एक तरफ सूरज के उस रूप को बताया गया जिसमें टेम्परामेंट या टेम्परेचर में धीरे धीरे मिलता है।
ये आपके 5वां छठी लाइन का अर्थ हुआ। 7वां लाइन, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइन। कवि कहता है इस दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी सुंदर क्यों ना हो, कोई भी चीज़ कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, उसका एक न एक दिन विनाश होगा, खत्म होगा। चाहे वो आदमी क्यों ना हो, जो कितना भी सुंदर हो, वो एक न एक दिन खत्म होगा। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने नया फ़ोन खरीदा होगा, कितना ही गुड लुकिंग, कितना ही स्मार्ट, कितना अच्छा होगा, 2 साल यूज़ करने के बाद उसका लुक वैसा नहीं होगा, और 2-3 साल के बाद उसका जो मतलब लुक अपीयरेंस जो खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम पकड़ते ऐश्वर्या राय, मतलब एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है। ड्यूरिंग हिज अर्ली पीक ऑफ द करियर शी वाज सो ब्यूटीफुल, सो अट्रैक्टिंग, पर अभी देखा जाए उनकी सुंदरता वैसा नहीं रहा। धीरे धीरे जब वो, और आफ्टर 20 years शी विल बी नॉट दैट मच काइंड ऑफ फेयरनेस व्हाट शी हैज़ इन अर्ली ऑफ हिज कैरियर। मतलब करने का अर्थ है कोई भी चीज़ कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक समय के बाद उसकी सुंदरता, उसका मतलब गुड लुकिंग उसका साथ छोड़ देता है। या चाहे कोई मनुष्य हो, एक मनुष्य जवानी में बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वही मनुष्य जब बुढ़ापा की ओर जाता है तो उसकी वो सुंदरता उसका झुर्री के रूप में आ जाते हैं, और वो एक वक्त ऐसा होता है मृत्यु को प्राप्त होता है, वो सुंदरता उसका साथ छोड़ के चल जाता है। मतलब करने का अर्थ है कोई भी चीज़ कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना, एक समय के बाद, एक लम्हे के बाद वो चीज़ उसका साथ छोड़ देता है। आगे बढ़ते हम लोग। ये था आपके 7वें लाइन का अर्थ। 8वां लाइन, बाय चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अंतिम। मैंने जैसे कहा आपका कि कोई भी चीज़ कितने सुंदर क्यों ना हो, कितना अच्छा भी क्यों ना, उसका विनाश तय हो, उसका बर्बादी तय हो। चाहे चांस करने का अर्थ है कि कोई एक्सीडेंटल माध्यम से, जैसे आपका फ़ोन आप यूज़ कर, अचानक वो टूट गया, हाथ से छूट गया, वो बाय चांस है या बाय चांस है। और एक चीज़ होता है कि बाय नेचर करने का जब उसको यूज़ किए, 5-6 साल यूज़ किए, उसका प्रोसेसर, उसकी जो बैटरी ऑटोमेटिकली कंजप्शन कारण खराब हो गई। तो कभी मोरलेस ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक समय के बाद, एक अवधि के बाद, एक सर्टेन डिग्री के बाद उसकी सुंदरता, उसका मतलब अच्छापन, उसकी गुड क्वालिटी, उसका गुड लुकिंग उसका साथ छोड़ ही देगा। जो चीज़ मतलब अगर शॉर्ट में बोलूँ, जो जन्म लिया है वो मरेगा। जो कोई भी चीज़ कितना भी गुड लुकिंग क्यों ना, एक चीज़ उसका जो सुंदरता, उसकी जो खूबसूरती वो ख़त्म होना ही है। ये आपके क्या बोलते हैं 8वें लाइन का अर्थ हुआ। ये आपका ऑक्टेव वाला पार्ट खत्म हो गया, जहाँ पे कवि ने तुलना किया अपने दोस्त का गर्मी के दिन के साथ में। एक सेगमेंट 4 लाइन में, 4 लाइन में, लास्ट 4 लाइन में कवि ने अपने दोस्त को तुलना किया है इस बात से, मतलब सूरज से किया है, और सूरज से किया है, सूरज की रोशनी में बताया, सूरज की रोशनी से तुलना किया बताया है। और लास्ट 2 लाइन में उसने ये बताया है कि कोई भी चीज़ कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसका विनाश होना निश्चित है। अगर ऑक्टेव हो गया, अब हम पढ़ते हैं शीर्षक के बारे में। बट है इटर्नल समर शैल नॉट फेड। नंबर लाइन, कवि करता है ओ मेरे दोस्त तुम्हारी सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। आपको दिमाग में क्वेश्चन होगा कि थोड़ा देर पहले कवि बोल रहा है दुनिया में हर एक चीज़ का सुंदरता खत्म हो जाती हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई सामान हो, पर वो अपने दोस्त के बारे में कैसे कह सकता है कि तुम्हारी सुंदरता क्यों नहीं खत्म होगा, क्यों नहीं बर्बाद होगा। इसका आंसर आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए इसका आंसर पाने के लिए। कवि कहता है कि ओ मेरे दोस्त तुम्हारी सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। तुमने जिस सुंदरता को अपने अधिकार में लेके रखा है वो कभी खत्म नहीं होगा। वो अमर था, अमर है और अमर रहेगा। यह आपके 90 लाइन का अर्थ हुआ। नोर लूज पोसेशन ऑफ दैट फेथ ऑफ इट। वही 10वां लाइन कवि कहता है कि तुमने जो सुंदरता को अपने अधिकार में लेकर रखा है, अपने वश में लेकर वो कभी खत्म नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी, आप किसी के पास में धन छीन सकते, कोई पास 100 रुपया है, बंदूक लेके आ गए, थप्पड़ लगे, 100 रुपया दे, छीन सकते हैं। लेकिन आप किसी का नॉलेज छीन सकते हैं। तुम पढ़ा लिखा है, गोली मार देंगे, हमको अपना नॉलेज दे, क्या पॉसिबल है? कभी नहीं। कोई आदमी, मान लीजिए मेरा कलर अच्छा स्मार्ट नहीं है, मैंने गोरा आदमी को देखा, बंदूक लेके आ गया, भाई अपना सुंदरता मेरे को दे, गोली मार दूंगा, क्या है पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ बाय द नेचर होती है जिसको हम उससे अलग नहीं कर सकते हैं। वो मेरे साथ में है, मेरे पास में है, वो चीज़ मेरे या उसके मरने के बाद ही खत्म होगा, उससे पहले खत्म नहीं हो सकता।
9 लाइन में कभी देखिए क्या करता है, बात था इटर्नल समर्स एंड नॉट फेड, कभी करता है ओ मेरे दोस्त तुम्हारी जो खूबसूरती है कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चाहे तुम मर जाओगे तभी तुम्हारी खूबसूरती ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान जो व्यक्ति जन्म लिया है वो तो मरेगा ही, पर कभी कहता है कि ओ मेरे दोस्त तुम्हारी जो खूबसूरती है वो कभी ख़त्म नहीं होगा चाहे तुम मर क्यों न जाओ। 10वां लाइन, नोर लूज पोसेशन ऑफ दैट फेयर तो ऑज इट, तुमने खूबसूरती को जो अपने हाथ में अपने कब्जे में किया वो खूबसूरती तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये 10वें लाइन का अर्थ है। 11वां लाइन, नोर शैल दैट डेथ ब्रैक थो वन रेस्ट इन स्टेट्स, कभी कहता है जब मृत्यु आती है तो किसी इंसान को उसको प्राण छीन के लेकर आती है। जब मृत्यु को अपने आप पे गर्व होता है कि आज मैंने ज़िंदगी को हराया है, मैंने ज़िंदगी को जीता है, वो अपने आप में एक मैसेज देता है सबको कि ज़िंदगी देख तेरी औकात के, ए इंसान देख तेरी औकात क्या है, मृत्यु के सामने तेरी कितनी औकात है, तो उन्हें ज़िंदगी में ये अपने मतलब जीने के लिए चोरी किया, चपाती किया, ये क्या है वे क्या, आज तेरी औकात ये कि मैंने तेरे को अपने घुटनों के नीचे में खड़ा कर दिया और तुझे मैं जीत के आता हूँ। उस वक्त क्या होता है, मृत्यु को अपने आप प्राउड फील होता है और उससे प्राउड फील होता है। लेकिन कभी कहता है जब मेरा दोस्त की मृत्यु होगी ना, जब ये मरेगा, जब मृत्यु इसे लेने के लिए आएगा तो मृत्यु को, डेथ को उस पर प्राउड नहीं फील होगा, उसको वो मज़ा नहीं आएगा, उसको सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा जो नॉर्मल आदमी को मार के लेके जाता है। इसका आंसर आपको इस थॉट में देने वाला हूँ। उसको वो प्राउड फीलिंग नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे। When in eternal life to time to goes it, कभी कहता है देखो आम आदमी जन्म लिया, काम किया, शादी ब्याह किया, बाल बच्चे पैदा किया, मर गया, लेकिन अगर किसी आदमी के बारे में, अगर किसी आदमी का रचना अगर उसकी कविता में हो जाए तो वो आदमी मर के भी तो अमर है। एग्जाम्पल के लिए करिए, कवि ने अपने फ्रेंड्स के बारे में इस कविता में डाल दिया, बराबर डाल दिया। हम लोग जितना बार इस कविता को पढ़ेंगे उसके बारे में हम बात करना पड़ेगा। अच्छा, शेक्सपियर का दोस्त ऐसा था, लड़का था कि लड़की था, कितना सुंदर होगा जो शेक्सपियर को मजबूर कर दिए एक रचना करने पर। सोचिए शेक्सपियर का दोस्त तो कितना सालों पहले मर गया, लेकिन आज 2023 में हम लोग उस बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिजिकली रूप से शेक्सपियर का दोस्त मर गया है, लेकिन फिर भी आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका दोस्त मर के भी तो अमर हो गया। अमर किसके माध्यम से हुआ? इस कविता के माध्यम से हुआ। वही शेक्सपियर कहना चाहता है, भले ही मेरा दोस्त शारीरिक रूप से मर जाए लेकिन वो मरेगा नहीं, वो अमर है। अमर कैसे है? कविता के माध्यम से। जब कोई आदमी इस कविता को पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, तो उसको मेरे दोस्त को याद करना पड़ेगा। बिना याद करने के बिना वो पोएम अधूरा है। तो मेरा दोस्त इस कविता के माध्यम से अमर हो गया। ठीक है, कहते हैं सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, जब तक आंखें देखती है और मनुष्य सांस लेता है। सो लॉन्ग लिव दिस, जब तक इस संसार में जीवन है। एंड दिस गिव लाइफ टू थी, तो मेरा दोस्त अमर है। कभी लास्ट 2 लाइन में ये कहता है कि जब तक आंखें देखती है, जब तक इंसान सांस लेता है, सॉरी माफी चाहता हूँ, लास्ट 2 लाइन बता रहा हूँ आप लोग को। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक हम लोग सांस लेते हैं और जब तक हमारी आंखें देखती है। सो लॉन्ग लिव दिस, जब तक संसार में जीवन जिंदा है। एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी, तब तक मेरा दोस्त अमर है। तो शॉर्टकट में कहूँ, कवि कहता है जब तक हम सांस ले सकते हैं, जब तक हमारी आंखें देख सकती है, तब तक हम जी रहे हैं इस पृथ्वी पर, तब तक मेरा दोस्त अमर है। क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई आदमी इस कविता को पढ़ेगा, उसके दोस्त को याद करेगा, उसके बारे में कल्पना करेगा, भले ही उसका दोस्त शारीरिक रूप से मर गया लेकिन कब तक माध्यम से अमर हो गया। जय हिंद, जय